स्वागत है। आज हम एलन पीज की किताब सवाल ही जवाब है कि हिंदी संस्करण से कुछ अहम बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है युग और मिया से। ये दोनों नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं पूरे जोश के साथ। सोचते हैं बस सबको बताएंगे और सब जुड़ जाएंगे। हाँ, आमतौर पर यही होता है। शुरुआत में बहुत उत्साह होता है। पर होता क्या है, करीबी दोस्त भी वो भी मिलने का समय नहीं देते और फिर वो सोचते हैं काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे लोग खुद बताएं कि वे क्यों इसमें दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, और देखिए यही इस किताब का केंद्रीय वादा है। ये सिर्फ बेचने के नुस्खे नहीं देती, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक तरीका समझाती है कि कैसे लोगों की, आप कह सकते हैं, असली मोटिवेशन को समझें और उन्हें बातचीत में सामने लाएं। अच्छा, किताब साफ कहती है कि सिर्फ जोश और जुनून काफी नहीं है, सही सवाल पूछने की कला वो ज्यादा मायने रखती है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस किताब के पन्नों से उन नियमों, उन तकनीकों और उन सवालों को निकालना जो किसी भी बातचीत को, खासकर जहां किसी को प्रेरित करना हो, ज्यादा असरदार बना सकते हैं। हाँ, देखते हैं कि हाँ तक पहुंचने का रास्ता ये किताब कैसे आसान बताती है। ठीक है, तो किताब की शुरुआत होती है सफलता के 5 सुनहरे नियमों से। पहले 3 तो बड़े सीधे लगते हैं, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले और फिर ज्यादा लोगों से मिले। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है या शायद बहुत ही बेसिक। हाँ, लगता है कि बस नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं, देखिए, यहाँ बात सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि गतिविधि यानी एक्टिविटी की है। खासकर शुरुआत में जब शायद आपकी स्किल्स उतनी अच्छी ना हो, तब लगातार कोशिश करते रहना वो सबसे जरूरी है। अच्छा। और यहीं पर क्या कहते हैं, औसत का नियम यानी लॉ ऑफ एवरेजेस काम आता है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप एक ही काम एक जैसे हालात में बार बार करते हैं तो नतीजे भी लगभग एक जैसे पैटर्न में आने लगते हैं। हाँ, लेखक का अपना उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। वो बताते हैं कैसे 11 साल की उम्र में स्पंज बेचते हुए उन्होंने पाया कि हर 10 दरवाजे खटखटाने पर औसतन 7 खुलते थे। हाँ। 4 लोग बात सुनते थे और 2 खरीद लेते थे। मतलब एक पक्का अनुपात बन गया, 10, 7, 4, 2। बिल्कुल, एक पैटर्न दिखने लगा। और बाद में भी जब वो दूसरी चीजें बेचते थे तो हर फोन कॉल की कीमत, उन्होंने हिसाब लगाया, लगभग $9 निकलती थी, चाहे सामने वाले ने हाँ कहा हो या ना। हाँ, ये नजरिया बहुत पावरफुल है। ये तो ना सुनने के डर को काफी कम कर सकता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपको निराशा से बचाता है। और यहीं से आता है नियम 4। औसत के नियम का उपयोग करें और अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। अच्छा, रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप नियम 5 के तहत अपने औसत सुधार सकें, बल्कि आपको मोटिवेटेड रखता है। जब पता हो कि हर ना आपको एक हाँ के करीब ला रही है, तो हिम्मत बनी रहती है। किताब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक आम औसत भी बताती है, 10, 6, 3, 1। मतलब 10 लोग सुनते हैं, 6 रुचि दिखाते हैं, 3 शुरू करते हैं और शायद 1 सफल होता है। अच्छा, ये एक आम अनुपात है। हाँ, एक बेंचमार्क जैसा। और अक्सर जब बिजनेस में गाड़ी अटकती हुई लगे तो ज्यादातर मामलों में गतिविधि बढ़ाना ही सबसे सीधा समाधान होता है। ठीक है, तो ज्यादा लोगों से मिलना और औसत को समझना, ये तो हो गई नींव, फाउंडेशन। हाँ जी। लेकिन उन मुलाकातों को वाकई सफल कैसे बनाया जाए? सिर्फ मिल लेना तो काफी नहीं है। यहीं पर किताब की 4 कीज टेक्निक आती है। इसका मूल विचार क्या है? ये काम कैसे करती है? इसका मूल सिद्धांत आप कह सकते हैं साइकोलॉजी पर आधारित है। देखिए, लोग आपकी कही बातों पर, आपके विचारों पर शक कर सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके विचार हैं। सही बात है। लेकिन जो बात वो खुद कहते हैं उसे वे सच मानते हैं। तो लक्ष्य ये है कि आप संभावित ग्राहक को इस तरह गाइड करें कि वो खुद अपनी जरूरतें और इच्छाएं बताए। ये तकनीक इसी पर टिकी है। अच्छा, तो इसमें 4 कुंजियां हैं। पहली है बर्फ पिघलाएं, मेल्ट द आइस। मतलब एक अच्छा रिश्ता बनाना, तालमेल बिठाना, ये तो खैर जरूरी है ही। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि एक कुंजी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से यहीं पर असली जादू छिपा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो है कुंजी 2, सही बटन खोजें। फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन। हाँ, इसका मतलब है उस व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, पीएमएफ खोजना। ये वो असली गहरी वजह है जिसके लिए कोई आपके प्रस्ताव में रुचि ले सकता है। मतलब उनकी असली जरूरत। हाँ, या इच्छा। ये समझना कि उन्हें सच में क्या चाहिए। ज्यादा पैसा, ज्यादा खाली समय, सुरक्षा, पहचान, कुछ भी हो सकता है।
मूल रूप से लोग दो ही चीजों से प्रेरित होते हैं, या तो कुछ पाना चाहते हैं, लाभ, या किसी चीज से बचना चाहते हैं, कष्ट। किताब में कुछ आम पीएमएफ्स की सूची भी दी गई है, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, अपना खुद का बिजनेस, हाँ, ज्यादा खाली समय, पर्सनल ग्रोथ, दूसरों की मदद करना। नए लोगों से मिलना, रिटायरमेंट की योजना या अपने पीछे कुछ जायदाद छोड़ जाना, ये सब है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है, अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रॉन और जेन की कहानियां यही बताती हैं। एल्बर्ट ने मान लिया कि रॉन भी उसी की तरह आर्थिक स्वतंत्रता चाहता होगा, पर रॉन की असली प्रेरणा तो कुछ और ही निकली, नए लोगों से मिलना और समाज सेवा। हाँ, और जेन ने डेविड के लिए रिटायरमेंट को पीएमएफ मान लिया, जबकि डेविड को रिटायर होने का कोई इरादा ही नहीं था। तो ये दिखाता है कि हम कितनी आसानी से गलत समझ सकते हैं। हाँ। तो फिर ये असली वजह, ये पीएमएफ पता कैसे करें? कोई तरीका है? हाँ, तरीका है, और काफी सीधा तरीका है असल में। पूछना पड़ता है, सवाल पूछने पर आधारित है। अच्छा, कैसे? आप पूछ सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि लोग इस तरह का व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहेंगे? अगर वे कहते हैं नहीं, तो आप कुछ आम कारण बता सकते हैं, शायद वो सूची दिखाकर। अगर वे हाँ कहते हैं, तो पहले सुने कि वे क्या कहते हैं, फिर पूछें और कुछ, और फिर अपनी सूची पेश करें। ठीक है। इसके बाद आते हैं वे 5 ठोस सोने के सवाल, 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस। इन्हें इसी क्रम में पूछना महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए कौन से है वो? पहला, आपकी नंबर 1 प्राथमिकता क्या है उस सूची में से? हाँ। दूसरा, आपने इसी को क्यों चुना? तीसरा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यहां भावनाएं सामने आती हैं। चौथा, अगर आपको ये अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यहां कष्ट या छूटे हुए लाभ को उजागर करना है। और पांचवा, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यहां भावनाओं को और गहरा करना है। वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, ये अंदर तक जाते हैं। बिल्कुल। किताब में एंगी और रेत का उदाहरण है, जहां एंगी इन्हीं सवालों के जरिए पता लगाती है कि उनकी असली प्राथमिकता आर्थिक स्वतंत्रता क्यों है। पता चलता है घर का लोन चुकाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, पैसे की चिंता से मुक्ति चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये सब रे और थ ने एंगी को खुद बताया। एंगी ने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उनसे कहलवाया। बिल्कुल, यही इस तकनीक की कुंजी है। अब जब आप कुंजी 3 पर पहुंचते हैं, प्रेस द हॉट बटन, और अपना प्लान या प्रस्ताव पेश करते हैं, हाँ, तो आप उन्हीं के शब्दों का, उन्हीं की बताई हुई प्रेरणाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपका प्रस्ताव उनकी बताई हुई समस्या या इच्छा का समाधान बन जाता है। अच्छा, तो ये कनेक्ट हो जाता है। एकदम। तब कुंजी 4, सौदा पक्का करें, गेट अ कमिटमेंट, एक स्वाभाविक अगला कदम लगता है, न कि कोई जबरदस्ती। यह तरीका इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह तर्क आपका प्लान से पहले भावना, उनका पीएमएफ को जोड़ता है। संभावी ग्राहक भावनात्मक स्तर पर पहले ही जुड़ चुका होता है। समझ गए। तो हमने क्यों, यानी असली प्रेरणा का पता लगा लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब उस बातचीत को और ज्यादा सहज और प्रभावी बनाने के लिए किताब कुछ और दिलचस्प तकनीकें भी बताती है, जैसे पुल बनाना, बिल्डिंग ब्रिजेस। ये क्या है? पुल बनाना एक सरल सी तकनीक है बातचीत को जारी रखने के लिए, खासकर जब सामने वाला छोटे जवाब दे रहा हो या बात रुक सी गई हो। अच्छा, कैसे करते हैं इसे? आप उनकी बात के अंत में कुछ शब्द जोड़ते हैं, जैसे जिसका मतलब है, उदाहरण के तौर पर, तो फिर, इसीलिए, और फिर चुप हो जाते हैं, एक पॉज लेते हैं। ये उन्हें आगे बोलने के लिए प्रेरित करता है। ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं। अच्छा, और एक तकनीक है सिर हिलाने की तकनीक, हेड नॉडिंग। ये सुनने में बहुत सामान्य लगती है, क्या ये वाकई काम करती है? हाँ, ये अवचेतन स्तर पर काम करती है। सबकॉन्शियसली जब आप बोल रहे हो या सुन रहे हो, तो धीरे धीरे सिर हिलाना सहमति और एक सकारात्मक माहौल बनाता है। अच्छा। मनोविज्ञान कहता है कि ये संक्रामक भी है, मतलब सामने वाला भी अक्सर अनजाने में सिर हिलाने लगता है, जिससे उनमें सहमति की भावना बढ़ती है। 3 की लय में सिर हिलाना, हाँ, यानी करीब 1 सेकंड में एक बार, सबसे प्रभावी माना जाता है। दिलचस्प। और 2 तकनीकें हैं जिनका जिक्र है, प्रतिपर्ण, मिररिंग, और गति निर्धारित करना, पेसिंग। ये थोड़ी एडवांस्ड लगती हैं। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये गहरे अवचेतन स्तर पर तालमेल बनाती हैं। रैपो बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। प्रतिपर्ण क्या है? मिररिंग? प्रतिपर्ण का मतलब है अनजाने में या हल्के से जानबूझकर सामने वाले की शारीरिक भाषा, उनके हाव भाव, बैठने का ढंग, या यहाँ तक कि पलक झपकाने की गति की नकल करना। ओह। नकल करना। हाँ,
लेकिन बहुत सटल तरीके से। जब दो लोग मानसिक रूप से सहमत होते हैं तो उनके शरीर अक्सर एक दूसरे का आईना बन जाते हैं। जानबूझकर हल्का सा प्रतिपण करने से सामने वाले को अवचेतन रूप से लगता है कि आप उनकी तरह हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है। अच्छा, तो ये अनजाने में भी होता है? और गति निर्धारित करना या पेसिंग? हाँ, अक्सर अच्छे तालमेल वाले लोगों में ये अपने आप होता है। गति निर्धारित करना मतलब अपनी बोलने की गति और लहजे को सामने वाले से मिलाना। अगर कोई धीरे बोलता है तो आप भी थोड़ा धीरे बोलें। अगर कोई तेज बोलता है तो आप भी थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी उनसे ज्यादा तेज ना बोलें, वरना उन्हें दबाव महसूस हो सकता है। ये सब बिना ज्यादा जाहिर हुए करना होता है, बहुत स्वाभाविक रूप से। ये तो हुई बातचीत की तकनीकें। किताब पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन पे भी जोर देती है। कहते हैं सिर्फ 4 मिनट में बन जाती है। हाँ बिल्कुल, और उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कुछ छोटी छोटी मगर असरदार बातें हैं, जैसे हथेली की शक्ति, पाम पावर। इसका क्या मतलब है? ये हाथ के इशारों से जुड़ा है। बात करते समय हथेली ऊपर की ओर रखना खुलापन, ईमानदारी और मित्रता दिखाता है। एक तरह से आप कह रहे हैं मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। अच्छा। वही हथेली नीचे की ओर रखना अधिकार या प्रभुत्व जताता है। तो अगर आप विश्वास बनाना चाहते हैं तो खुली हथेली का प्रयोग ज्यादा करें। और हाथ मिलाना, हैंडशेक का भी जिक्र है, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हाथ मिलाना बराबरी का होना चाहिए। ना बहुत जोर से दबाना है कि दूसरे को दर्द हो, ना मरी मछली की तरह ढीला छोड़ना है। हाँ। हथेली सीधी रहनी चाहिए, ना ऊपर जो दबदबा दिखाने की कोशिश लगती है, ना नीचे जो दब्बू या कमजोर लग सकता है। और एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है, अपना सामान जैसे ब्रीफकेस, बैग या पानी का ग्लास हमेशा बाएं हाथ में पकड़ें। हाँ, ये तो बहुत काम की टिप है। ताकि दाहिना हाथ तुरंत हाथ मिलाने के लिए खाली रहे। इसे लेफ्ट हैंड लगेज कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर वो गड़बड़ हो जाती है सामान बदलते हुए। सही में। और हाँ, सफलता के लिए पोशाक, ड्रेस फॉर सक्सेस, यहाँ मुद्दा सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि आप ऐसे दिखें जिससे सामने वाले को आप पर विश्वास हो, वे आपको सफल और विश्वसनीय माने। ये आपकी व्यक्तिगत पसंद से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके संभावित ग्राहक या श्रोता आपसे कैसी पोशाक की उम्मीद करते हैं। अच्छा। उनके जैसा या उनसे थोड़ा बेहतर पहनना अक्सर अच्छा काम करता है। आप उनकी दुनिया में फिट होते हुए लगें। समझ गई। तो खुद को सही ढंग से पेश करने के साथ साथ सामने वाले को समझना भी उतना ही जरूरी है। किताब कहती है कि आमने सामने की बातचीत में शब्दों का असर सिर्फ 7-10% होता है। हाँ, ये मेराबियन का मशहूर शोध है। आवाज के उतार चढ़ाव का 20-30% और बाकी 60-80% प्रभाव बॉडी लैंग्वेज का होता है। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लोग क्या कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा वे कैसा महसूस कर रहे हैं ये उनकी देह भाषा से पता चल जाता है। अगर आप इसे पढ़ना सीख जाएं तो बहुत फायदा होता है। तो इसे पढ़ने के क्या नियम हैं? किताब 3 बुनियादी नियम बताती है। पहला, संकेतों को समूह में पढ़ें। रीड जेस्चर्स इन क्लस्टर्स। किसी एक हाव भाव का मतलब निकालने से बचें। जैसे कोई सिर खुजा रहा है तो हो सकता है उसे सिर्फ रूसी हो या गर्मी लग रही हो, जरूरी नहीं कि वो उलझन में है। कम से कम 3-4 संकेतों को एक साथ देखें, तब कोई मतलब निकालें। ठीक है, एक संकेत काफी नहीं। दूसरा नियम? दूसरा, पृष्ठभूमि या संदर्भ का ध्यान रखें। कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट। जैसे अगर कोई ठंडी सुबह में बस स्टॉप पर हाथ बांधकर खड़ा है तो शायद उसे सिर्फ ठंड लग रही है, जरूरी नहीं कि वो रक्षात्मक या असहमत है। माहौल को समझना जरूरी है। और तीसरा, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। लुक फॉर कल्चरल डिफरेंसेस। एक ही हाव भाव का अलग अलग संस्कृतियों में बिल्कुल अलग मतलब हो सकता है। जैसे अंगूठा दिखाना कहीं सब ठीक है का निशान है, तो कहीं और इसे बहुत बुरा माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये नियम तो जरूरी हैं। अब कुछ आम संकेतों की बात करते हैं। कौन से संकेत दिखाते हैं कि सामने वाला रुचि ले रहा है या सकारात्मक है? एक बहुत आम संकेत है सिर का एक ओर झुकना, हेड टिल्ट। ये गहरी रुचि या ध्यान देने का संकेत है। अगर कोई आपकी बात सुनते हुए ऐसा कर रहा है तो ये अच्छा संकेत है, वो आपकी बात में खोया हुआ है। और नकारात्मक संकेत जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए? सबसे आम है हाथ बांधना, आर्म्स क्रॉस्ड, छाती पर हाथ बांध लेना। ये अक्सर रक्षात्मकता, असहमति या दूरी बनाने का संकेत होता है। व्यक्ति एक तरह से खुद को बंद कर लेता है। हाँ, ये तो अक्सर दिखता है। और दिलचस्प बात यह है कि शोध बताते हैं कि जब कोई इस मुद्रा में होता है
तो उसकी सुनने और जानकारी याद रखने की क्षमता 38% तक कम हो सकती है। परसेंट कम। ये तो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब वो सुनी नहीं है ठीक से। हाँ, उनकी ग्रहणशीलता कम हो जाती है। और कोई संकेत, एक और है आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल वैल्यूएशन वाला पोस्चर। वो कैसा होता है? इसमें अक्सर एक उंगली गालपट्टी की होती है, अंगूठा ठोड़ी के नीचे होता है और दूसरा हाथ शरीर के सामने रक्षात्मक मुद्रा में हो सकता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति आपकी बात सुन तो रहा है, पर शायद मनी मन उसका मूल्यांकन कर रहा है या उससे पूरी तरह सहमत नहीं है, वो सोच रहा है। अच्छा, तो अगर हमें ये नकारात्मक संकेत दिखें, जैसे हाथ बांधना या ये आलोचनात्मक पोस्चर, तो क्या करना चाहिए? बातचीत रोक दें? नहीं, रोकना नहीं है, बल्कि रणनीति बदलनी है। ये एक सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई हाथ बांध लेता है या आलोचनात्मक मुद्रा में आ जाता है, तो आप रुककर कोई सवाल पूछ सकते हैं। जैसे? सकते हैं। शारीरिक रूप से मतलब? शायद उन्हें कुछ देखने के लिए झुकना पड़े, या आप उन्हें कोई ब्रोशर या पेन पकड़ने को दे दें, कुछ भी जिससे उनकी मुद्रा बदले। अक्सर शारीरिक मुद्रा बदलने से उनकी मानसिक स्थिति भी बदल सकती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। देह भाषा को समझना एक तरह से कमरे का माहौल भांपना है। इससे आप अपनी बात को सही दिशा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर एलन पीस की सवाल ही जवाब हैं से हमने जो सीखा वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी ऐसी स्थिति जहां आपको किसी को प्रेरित करना हो, सफलता सिर्फ किस्मत या सेल्स पर्सन वाली पैदाइशी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल नहीं, ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, एक विज्ञान है। हाँ, मुख्य बातें यही हैं, लगातार गतिविधि और औसत के नियम को समझना और उसका उपयोग करना। हाँ, और सबसे जरूरी, सामने वाले की असली प्रेरणा, जिसे हमने PMF कहा, उसका पता लगाना, वो भी उन 5 खास सवालों के जरिए, न कि अपने अंदाजे से। और फिर तालमेल बनाने और संकेतों को पढ़ने के लिए प्रस्तुति और देह भाषा की विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करना, मिररिंग, पेसिंग, हथेली की शक्ति, ये सब। हाँ, किताब का मूल संदेश यही लगता है कि अगर इन तकनीकों को समझा जाए और लगातार अभ्यास किया जाए, तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं, जरूर मिलते हैं। ये उस कैसे करें के रहस्य को खोलती है जो शायद कई लोगों को डराता है या मुश्किल लगता है। हाँ, ये प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और सीखा जा सकने वाला बना देती है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को सेल्स टाइप का नहीं मानते। और जाते जाते एक विचार जो किताब के अंत से आता है। केन नाम के एक डेंटिस्ट का जिक्र है। वो 44 की उम्र में फंसा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसने 18 साल की उम्र में डेंटिस्ट बनने का फैसला किया था। हाँ, ये बड़ा सोचने वाला किस्सा है। इस पूछते हैं, तो फिर तुम अभी भी उस 18 साल के लड़के यानी अपने अतीत के फैसले की बात क्यों मान रहे हो? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा पुराना फैसला है जो शायद आज उतना प्रासंगिक नहीं रहा, पर अनजाने में हम आज भी उसी के आधार पर जी रहे हैं। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक अच्छा विचार है सोचने के लिए। तो अगली बार तक सीखते रहें।